लोग लास्ट डे क्या कर रहे थे, क्या टॉपिक डिस्कस कर रहे थे? वही बता रहा था मैं, मेजर ऑफ टू कर्व। अच्छा, इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स अच्छा, और टेंजेंट सब टेंजेंट सब नॉर्मल, ये सब हो गया था। नो मैम, थोड़ा सा बताया था, सिर्फ पूरा नहीं बताया था। सिर्फ 10। मतलब टेंजेंट सब टेंजेंट कुछ बताए थे ना। यस मैम। ज्वाइन करे तो मुझे क्या हो गया। इसके पहले वाला तो आप नहीं किया, वो पहले वाला क्लास। नो मैम, मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया था तो बैटरी चार्ज करने चले गया था। और कोई जो लास्ट क्लास में हूँ अभी, किसी ने लास्ट क्लास को अभी क्या उनका अमित शुक्ला सर की क्लास थी ना। यस मैम, शायद वो इसी में सब लोग है। हो सकता है क्योंकि उनकी क्लास थोड़ी ज्यादा लंबी जाती है। तो मैंने कहा कॉल करके देखिए, फिर बीच में एंटर करेंगे आधे से सीधे तो समझ में आएगा नहीं। कर देना चाहिए।
बताओ क्या मैम? क्या कहते हो, शुरू कर दूं? 12 बजे सर का लिंक आया था, हमने शायद 1 बजे ऑफ हो, जाना है। इसलिए क्लास लंबा चला जाता है। इसमें पता नहीं चला। तब तक आप लोगों को कुछ पूछना है प्रीवियस वाला तो बताइए, वही डिस्कस करते हैं। कहाँ थे तुम लोग? प्रेम, कोमल और कौन थे? शुक्ला सर के क्लास में था मैम, सब अभी खप हुआ है। अच्छा, शुक्ला सर की क्लास चल रही थी। चलो ठीक है, करें। हम लोग लास्ट डे सब टेंजेंट टेंजेंट वगैरह पढ़ रहे थे ना? लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। उस पे बेस्ड क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं और फिर उसका पहले एक बार थ्योरी रिवाइज कर लें। स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। जैसे हम लोग टेंजेंट डिफाइन करते हैं ना, उसी तरह एक टर्म डिफाइन होता है सब टेंजेंट, नॉर्मल उसी तरह सब नॉर्मल। लेकिन इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो देखो। अगर हमारे पास एक कर्व है, लाइक ये कर्व है, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारा कोई फंक्शन होगा, इस फंक्शन का ये कर्व है, आप उस फंक्शन पे उस कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। और टेंजेंट सिंपली एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है, और या फिर उस स्ट्रेट लाइन को आप जब एक्स एक्सिस पे मैच करा दो, एक्स एक्सिस से टच करा दो, और नॉर्मल जो ले रहे हो वही नॉर्मल को एक्स एक्सिस से टच करा दीजिए, देन नॉर्मल सॉरी देन सब टेंजेंट और सब नॉर्मल का कॉन्सेप्ट आता है। जैसे मान लो ये एक टेंजेंट था पी टी, तो आप चाहते तो ये टेंजेंट यहाँ से यहाँ तक भी रह सकता था, आपने सिर्फ स्ट्रेट लाइन लेना था, यहाँ तक लाना जरूरी तो था नहीं, लेकिन आप इस स्ट्रेट लाइन को एक्स एक्सिस से लाके टच करा रहे हो। जब आप एक्स एक्सिस से लाके टच करा रहे हो, तो जो ये स्ट्रेट लाइन है ये तो टेंजेंट है, आपको पता है। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो एक नॉर्मल है, आपको ये भी पता है। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, इस टेंजेंट और नॉर्मल को, ये जो स्ट्रेट लाइन है टेंजेंट और ये जो स्ट्रेट लाइन है नॉर्मल को, हम दोनों को एक्स एक्सिस पे टच करा देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, जब आप ऐसे कर दोगे फिर उसके बाद एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे डाल दो। अब जो डिस्टेंस t टेंजेंट से n इस परपेंडिकुलर का था जो आपने अभी डाला है, ये जो डिस्टेंस है इसी को हम लोग सब टेंजेंट बोल रहे हैं। टेंजेंट क्या था? t, pt स्ट्रेट लाइन, और ये pn आपने एक परपेंडिकुलर डाला नॉर्मल और टेंजेंट पे, एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। आपको पता है ये एंगल जो होगा, ये टेंजेंट और नॉर्मल का ये जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं ये वाला, ये हमेशा 90 डिग्री होगा। आप इस पे एक परपेंडिकुलर डाल रहे हो उस पॉइंट पे, और ये परपेंडिकुलर कैसे डाल रहे हैं, जो इंटरसेक्शन मतलब जो पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं ऑन एक्स एक्सिस। तब हमें सब टेंजेंट tn और सब टेंजेंट ng मिलता है, सॉरी सब नॉर्मल, सब टेंजेंट tn एंड सब नॉर्मल ng, यही डिफाइन करने का कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो इसी चीज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। आपको पता होगा ये जो एक ये पूरा ट्रायंगल है TNG,
और इसी तरह मान लो हम ये ले लें P, T और N, ये एक ट्रायंगल है और यहाँ आपको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट 90 डिग्री, सॉरी एंड 90 डिग्री एंगल एट N। जब ये बनेगा तो द स्क्वायर ऑफ दिस Tn स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ दिस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ दिस, क्योंकि 90 डिग्री एंगल है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं Pn स्क्वायर प्लस Tn स्क्वायर इज इक्वल टू दिस Pt स्क्वायर। सो यहाँ पे अगर हम चाहें तो लेंथ, चूंकि टेंजेंट है ये y है और ये डिस्टेंस है, तो आपको ये भी पता होगा, हमें ये एंगल मालूम है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस एंगल हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे यही चीज करके सब टेंजेंट का लेंथ निकाला गया है, यहीं से टेंजेंट का भी लेंथ निकाला गया है, नॉर्मल का भी लेंथ निकाला गया है और सब नॉर्मल का भी लेंथ निकाला गया है, जो कि आपका टॉपिक का नेम ही है, लेंथ ऑफ एवरी टर्म, मतलब नॉर्मल, सब नॉर्मल, टेंजेंट एंड सब टेंजेंट। तो ये कैलकुलेट करना है। अगर बाय डेफिनेशन देखो तो इक्वेशन ऑफ कर्व हमारा y इज इक्वल टू fx है। कर्व पे हम लोगों ने देखो लिखा है द लेंथ Tn, मैंने आपको ग्राफ में दिखाया ना, दिस Tn is known as subtangent. The length of this is known as subtangent. The length Tn is called the subtangent. And Ng, Tn यहाँ था, n से g हम लोग अपोजिट साइड में जा रहे थे, सो n to g जो है दैट इज लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ठीक है, या फिर इसी को हम सब नॉर्मल बोल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल टी एन पी जो हम डील कर रहे थे, टी एन पी, ध्यान से देखिए क्या है, दिस इज टी, दिस इज एन, दिस इज पी, राइट एंगल ट्रायंगल है। देन वी ऑल नो यहाँ पे tan थीटा अगर डिफाइन दिया जाए, देन tan पाई, tan साई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, pn, और pn का वैल्यू क्या है, y डिवाइडेड बाय tn। तो यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, tan psi इज इक्वल टू y बाई tn। और आपको चाहिए क्या, tn का लेंथ, tn को इधर भेज दो, tan psi इधर कर लो, सो tn इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई tan psi। और tan psi जो होता है वो क्या बताता है, याद है, स्लोप ऑफ दैट फंक्शन। m हमारा था वो क्या निकाल रहे थे, जो हम dy बाई dx निकाल रहे थे वो क्या निकल रहा था, स्लोप ऑफ द लाइन। और जो स्लोप ऑफ द लाइन है, जैसे मान लो ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, तो इसका जो स्लोप है दैट इज डिपेंडेंट ऑन दिस थीटा। आपको ये तो पता है कि स्लोप हम निकालते हैं डिफरेंशिएशन में, जो भी हमने पढ़ा है उसमें स्लोप जो होता है वो tan psi है, तो tan psi इज द स्लोप। और स्लोप का हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, dy बाई dx से। तो ये जो dy बाई dx देगा दैट इज द स्लोप। तो इसी से हम डिफाइन कर रहे हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ठीक है। बताओ कोई कंफ्यूजन है तो ऐसा कर सकते हैं। बताइए। बताओ ना, ये पॉसिबल है या नहीं, ऐसा कर सकते हैं, डिफाइन किया जा सकता है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। ये लेंथ आपको चाहिए, ये स्लोप ऑफ लाइन, ये एंगल हमें पता है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म। और ये टैन जो हमारे पास टेंजेंट का फॉर्मूला है, आपको पहले भी हम लोग देखे थे, लास्ट क्लास में पढ़े थे, टेंजेंट जो हम निकाल रहे हैं, स्लोप निकाल रहे हैं, tan साई निकाल रहे थे, तो tan साई कैसे मिल रहा था, dy बाई dx से। तो y जो फंक्शन होगा वो इस कर्व का फंक्शन होगा, उस फंक्शन पे आप डिफरेंशिएट कर देंगे तो वो वैल्यू मिल जाएगा, dy बाई dx, टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो ये dy बाई dx जो है, y डिवाइडेड बाई dy बाई dx इज द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। बोलो, ये ग्राफ क्लियर है या नहीं। यस मैम। यस मैम।
हम लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं बाय दैट फॉर्मूला। अब देखो इसी तरह Yes, अगर ma'am. लेंथ ऑफ टेंजेंट मिल गया, दैट मीन्स देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट मिला मतलब तुम्हें ये मिल गया, ठीक है, ये मिल गया और ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, ये दोनों वैल्यू आपको पता है, तो आपको ये दोनों वैल्यू पता है, मतलब ये टेंजेंट और ये जो है y ये पता है, तो सब टेंजेंट भी निकाल सकते हैं। तो यही ये जो टेंजेंट का जो वैल्यू मिला है ये टर्म माइनस ये अगर हम कर दें तो ये मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है टी एन स्क्वायर प्लस टी एन स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। सो इस टर्म से हम इसे घटा देंगे तो ये मिल जाएगा। इसी तरह लेंथ ऑफ सब टेंजेंट के बाद हम टेंजेंट निकाल रहे हैं, मान लो ये दिस वन पीटी जो कि टेंजेंट था, पीएन परपेंडिकुलर था, टीएन हमारा भी जस्ट निकाले थे ये वाला टीएन ही था, देख लो एक बार नोटेशन टीएन है, सो टीएन का स्क्वायर, सो वाई स्क्वायर टीएन स्क्वायर, अब यहाँ से पीटी स्क्वायर इसी में से टीएन वाला ये पोर्शन घटा दो तो टीएन मिल जाएगा, सो दिस टर्म प्लस दिस टर्म। अब यहाँ से हमें टेंजेंट, अच्छा एक मिनट, हम लोगों ने सब टेंजेंट निकाला है ना, दिस इज सब टेंजेंट प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सो दोनों को सम कर देंगे देन पीटी मिलेगा, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, जो ये डेफिनेशन था वो, और दोनों में से वाई स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 प्लस 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स का है होल स्क्वायर, ये जो है वो आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट, और चूंकि ये स्क्वायर है तो अंडर रूट कर दोगे तो लेंथ ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। और ये सारा जो है वो इसी फॉर्मूला से, इसी फिगर से बना हुआ है। टेंजेंट नहीं मिला था हमें, सब टेंजेंट मिला था, तो सब टेंजेंट और इस टर्म को जोड़ दिए तो ये मिल गया। इसी तरह सब नॉर्मल और नॉर्मल ढूंढना है, तो जब नॉर्मल वाला केस देखेंगे तो हमें ये वैल्यू तो पता है फिक्स है, बिकॉज वाई, ये वैल्यू कैसे पता होगा, देखो क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट पे बनेगा, ठीक है, ये कोई भी टेंजेंट अगर बन रहा है तो पर्टिकुलर पॉइंट पे बनेगा, और वो पॉइंट जो होगा वो एक्स वाई होगा, और यहाँ से आपको ये y का जो वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट है एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे, तो ये वैल्यू तो आपको पता होगा ना कहाँ पे ये टेंजेंट बन रहा है, वो पॉइंट मिल जाएगा। सो ये पॉइंट मिल जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको ये लेंथ पता होगा पहले से, है ना। Yes, ma'am. और आपको ये भी पता है दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, अभी ये दोनों एंगल सेम है, अब इस एंगल के लिए देखो tan साइड निकालो, tan साइड इज इक्वल टू, ये पता है आपको परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और ये जो है वो बेस हो जाएगा, सो mg डिवाइडेड बाय दिस y pm इज इक्वल टू tan साइड, तो यही चीज यहाँ डिफाइन किया गया है। देखो png ट्रायंगल ले लिया, tan साइड इज इक्वल टू mg बाय डिवाइडेड बाय y, तो mg इज इक्वल टू y इंटू tan साइड, y तो y है, tan साइड क्या है dy बाई dx, जो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो ये टर्म हमें सब नॉर्मल मिल गया। अब ये जो है वो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल हो गया, लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालो, तो फिर से देखो सब नॉर्मल जो है वो ये टर्म है, ये टर्म मालूम है, देन दोनों को ऐड कर देंगे तो सब नॉर्मल मिल जाएगा, दोनों के स्क्वायर को ऐड कर देंगे तो यही चीज किया गया है नेक्स्ट में, द लेंथ ऑफ टेंजेंट y cosec x, सॉरी नॉट दिस इज अ पॉइंट, ये जो है pg इज इक्वल टू pm स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर, सो y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और dy बाई dx का होल स्क्वायर, जो ऑलरेडी अभी आया था y इंटू ये टर्म, ये वाला y इंटू dy बाई dx, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर और dy बाई dx का होल स्क्वायर, सो ये टर्म आ गया, y स्क्वायर कॉमन ले लिए, सो 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, ये जो है वो स्क्वायर के टर्म में है, तो आपको लेंथ चाहिए तो इसका अंडर रूट कर लो, तो ये जो अंडर रूट आया है दिस इज द लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो हमें क्या क्या मिला, एक मिला लेंथ ऑफ सब टेंजेंट जो y डिवाइडेड बाय dy बाई dx है, एक लेंथ ऑफ सब नॉर्मल मिला जो y इंटू dy बाई dx है,
तो याद कर लो, सब टेंजेंट जो है वो y डिवाइडेड बाय dy by dx है, dy by dx, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल जो है y इंटू dy by dx है। अब इसमें इस टर्म को y स्क्वायर को ऐड करना है तो आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। इस टर्म को अगर y स्क्वायर में ऐड करोगे तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट मिल जाएगा, और इसी टर्म को, इस टर्म को अगर हम y स्क्वायर में ऐड करेंगे तो हमें लेंथ ऑफ सब नॉर्मल मिल जाएगा। यही इतना टर्म है, और इन चारों टर्म के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो प्रूफ करने के लिए होता है, या तो फिर आपको डायरेक्टली निकालने दिया जाएगा। तो डायरेक्टली निकालने वाला केस तो बहुत कम होता है, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस प्रूफ करने दिए जाते हैं। जैसे देखो, ये एक क्वेश्चन है, हमारे पास, शो दैट इन द कर्व गिवन है, the subtangent varies as the square of the abscissa. Abscissa और ऑर्डिनेट पता है क्या होता है? ऑर्डिनेट ज्योमेट्री में व्हाट इज एब्सिसा? तो बता सकता है? एक्स एक्सिस, हाँ, एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू होता है, मतलब अगर pxy लिखा हो कहीं, कोई पॉइंट है p एंड दैट इज xy, ये पॉइंट है, तो इसमें जो x का वैल्यू होगा, मान लो 3 है, 4 है, तो 3 जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज नोन एज एब्सिसा, और वही 4 जो वैल्यू है दैट इज नोन एज ऑर्डिनेट। यस मैम। तो अब इसी क्वेश्चन में ये बोल रहा है, कर्व का इक्वेशन दे दिया गया है और बोल रहा है कि सब टेंजेंट जो है ना वो वेरी कर रहा है स्क्वायर ऑफ एब्सिसा से, मतलब x का जो भी पॉइंट रहा उसके स्क्वायर के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। दैट मींस इन शॉर्ट कहें तो सब टेंजेंट का जो लेंथ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एब्सिसा। ये आपको दिखाना है, पहले निकाल के देखो स्क्वायर ऑफ एब्सिसा क्या होगा और सब टेंजेंट क्या होगा, क्या ये कोई एक दूसरे के साथ मतलब प्रोपोर्शनल वैल्यू है, करके देखिए तो बन पाता है। अगर पॉसिबल हो तो देखो, तो कर्व है हमारे पास, तो सब टेंजेंट निकालने का तो अभी फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे ना, क्या था, y डिवाइडेड बाय dy बाय dx। पहले dy बाय dx निकाल लो यहाँ से, और y को डिवाइड कर लो, तो y डिवाइड कर लो dy बाय dx से। सब टेंजेंट में क्या होता है, डिवीजन ही होता है ना, y डिवाइडेड बाय dy बाय dx इज नोन एज, मतलब जो भी है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो उससे कैलकुलेट करिए सब टेंजेंट और देखिए क्या वो कहीं रिलेशन आ रहा है उसका एब्सिसा से, और एब्सिसा पता है आपको x है। जब इक्वेशन ऐसे फॉर्म में a b 3 4 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, कांस्टेंट नंबर नहीं है, दैट मींस x इज एब्सिसा एंड y इज ऑर्डिनेट। देन करके देखो तो, हो सकता है मैंने सारा प्रोसेस आपको बता दिया, बस करके देखना है प्रैक्टिकली कॉपी में। y गिवन है, dy बाय dx निकालना है, डिफरेंशिएशन आपको इसका पता है, वैरी करेगा स्क्वायर ऑफ एब्सिसा से, सो एब्सिसा x है, ऑर्डिनेट y है, बस रिलेशन शो कर देना है।
है या नहीं, जस्ट चेक इट। बहुत मुश्किल नहीं है। हो पाएगा या नहीं ये बताओ। हाँ हो बिल्कुल। चुका है, हो गया है। ठीक है, बाकी और किसी का, और भी कोई है जिनको समझ में नहीं आया, फिर समझ में नहीं आया तो ही बोलो, बन गया तो बताओ, सॉल्व हो गया तो बताइए, नहीं हुआ है तब भी बताइए, प्रॉब्लम है तब भी बताइए, क्या प्रॉब्लम है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अनुज बनाए आप? नहीं मैम बना रहे हैं अभी। शांत, यस मैम, क्या कर रहे हो बताओ, बनाया नहीं अभी तक? हम बना रहे हैं मैम। सब बना रहे हैं, बीरबल की खिचड़ी टाइप। नहीं बन रहा है, कब बनेगा नो वन नोज। देखो एक मिनट, मैंने क्या कहा आपको, सब टेंजेंट का फॉर्मूला मुझे बताए अभी जो मैंने बताया है, कोई बता सकता है? यस मैम, हाँ बताइए तो वाई जरा। वाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। y डिवाइडेड बाई dy बाई dx, यही है हमारा सब टेंजेंट का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो हमारे पास गिवन क्या है, वाई y इज इक्वल टू क्या था, b टाइम्स e टू द पावर a माइनस ई के पावर माइनस ए वाई एक्स। हाँ e टू द पावर माइनस a बाई ए वाई एक्स। ठीक है, ये गिवन डिफरेंशिएट करना है, तो dy बाई dx पहले तो यही निकालना है क्योंकि हमें ये चाहिए लेंथ ऑफ द टेंजेंट, तो dy बाई dx जो आएगा दैट इज, जस्ट इसको डिफरेंशिएट करो, b कांस्टेंट है यही रह जाएगा, e टू द पावर समथिंग जो भी होता है उसका डिफरेंशिएशन आपको पता है वही होता है, तो e टू द पावर माइनस a बाई x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर ये हो जाएगा। अब e टू द पावर x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, 1 बाई x का डिफरेंशिएशन है, 1 बाई x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। माइनस 1 बाई वन बाई एक्स स्क्वायर। माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा, a बाई एक्स का डिफरेंशिएशन है तो 1 बाई एक्स है, कंप्लीट। चलो ठीक है, 1 बाई एक्स स्क्वायर ये डिफरेंशिएशन है, और साथ में इसके साथ कांस्टेंट एसोसिएटेड भी है ना, ए मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए भी होगा, यस मैम। तो जब a मल्टीप्लाई हम कर देंगे इसमें, आपके पास ये मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ भी लिख देते हैं कांस्टेंट है। चलो ये हमारा वैल्यू आया, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, y डिवाइडेड बाय दिस टर्म, यही करना है, तो y इतना है, हम ऐसे ही डायरेक्टली यहीं डिवाइड कर देते हैं, b कैंसिल मैम इसे माइनस ए ना बाहर आएगा मैम, माइनस भी तो कांस्टेंट में ही जाएगा ना, माइनस यहाँ ले लिए ना, तो Yes, वन बाई एक्स का ना है। अरे ओवरऑल है वो। पॉजिटिव हो जाएगा सिंपली, एक ई के पावर माइनस माइनस ए वाई एक्स है ना मैम, तो माइनस ए बाहर आ जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, बस प्लस हो जाएगा ना, यस मैम, यस मैम। दिस इज इक्वल टू, ये टर्म आ गया, अब देखो ये टर्म भी कैंसिल, ये टर्म भी कैंसिल, ये a है, या फिर अगर हम कैंसिल ना करें तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे हटा दें, अब देखो ये जो टर्म आ रहा है ये y, और आपको एक क्वेश्चन में वापस से देख लो रिलेशन क्या लाना था, जो रिलेशन है, हाँ, तो सब टेंजेंट जो है वो वेरी कर रहा है एज द स्क्वायर ऑफ द एब्सिस, तो जो भी एब्सिस आ रहा है उसका स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, मतलब अगर हम इसी चीज को लिखें तो यहाँ पे देखिए ये टर्म जो है इसको हम लोग वापस से y लिख सकते हैं,
जो टर्म डिनोमिनेटर में है उसमें से इतने टर्म को हम फिर से वापस से y लिख सकते हैं. So this is a times y into 1 by 1 by x square. ठीक है. अब 1 by x स्क्वायर जो लिख रहे हो आप, ये y भी कैंसिल हो जाएगा. ये जो टर्म लिख रहे हैं इसको अगर हम लिखें सिंप्लीफाई करके, then that is what 1 by a X square by 1 by a into x स्क्वायर. और ये जो था आप कैलकुलेशन कहाँ से शुरू किए थे, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट से, और ये आया क्या है 1 by a, दैट इज अ कांस्टेंट पता है, एंड दिस इज x स्क्वायर. आपको पता है ना प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, x इज प्रोपोर्शनल टू y. तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दें, दैट मींस x इज इक्वल टू a, कुछ कांस्टेंट डाल दो ay, यही होगा. अगर ऐसा है then that is proportional, that varies with that variable. तो ये चीज तो यहाँ आया है, आप ये लेके चल रहे थे सब टेंजेंट वाला फॉर्म आ गया है, वो 1 by a into x स्क्वायर टाइम्स आया है. सो x स्क्वायर अब न्यूमरेटर में है तो प्रोपोर्शनल तो है ही, तो यही चीज बस शो करना था. ठीक है, बस इतना ही करना था. मैम यही आंसर हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर बाई ए. हाँ हाँ हमको वही तो आया. हाँ बस यही शो करना है ना, इसमें आंसर तो लाना नहीं था ना, तो ऐसा कुछ रिजल्ट बस बता देना था. देखो इस चीज को यहाँ किया हुआ है, ये टर्म डिफरेंशिएट ये कितना आया. सो फ्रॉम द इक्वेशन दिस इज दिस टाइम, सो सब टेंजेंट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर. हमको आ गया था. आ गया था. Yes. ऐसा भी होता है, आ गया है तो फिर आंसर नहीं समझ रहे, क्योंकि देखो यहाँ पे वर्ड पकड़ना था. सब टेंजेंट वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ एब्सिसा. स्क्वायर मैंने बताया क्या, एब्सिसा क्या है, जो एक्स वेरिएबल है. स्क्वायर ऑफ एब्सिसा मतलब एक्स का स्क्वायर. वेरी कर रहा है किससे, सब टेंजेंट से. सब टेंजेंट का फॉर्मूला अप्लाई किए, आ गया ये, दैट मींस वेरी कर रहा है. लास्ट में आप ये लिख सकते हैं, सब टेंजेंट जो है प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ दैट एब्सिसा. ठीक है. अब इसी तरह देखो ये भी क्वेश्चन उसी तरह का है. शो दैट इन द कर्व, दिस इज द कर्व, द स्क्वायर ऑफ सब टेंजेंट वेरीज एज सब नॉर्मल. यहाँ क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया. स्क्वायर ऑफ सब टेंजेंट निकालना है, देन स्क्वायर ऑफ सब टेंजेंट वो वेरी कर रहा है कैसे, सब नॉर्मल के थ्रू. पहले सब टेंजेंट निकालो, dy by dx निकालो, देन सब टेंजेंट का जो लेंथ है वो निकालो, y डिवाइडेड बाय dy by dx, इसका स्क्वायर करो, सब नॉर्मल निकालो, दोनों को कंपेयर करो, तो शो करके दिखाना है. देखो तो है पॉसिबल. शुरुआत का तो प्रोसीडिंग यही होगा जिसमें आपने किया है, थोड़ा बहुत आगे कुछ चेंजेस होगा, करके देखिए. तो सब लोग सॉल्व करके देखो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है. ठीक है, करके देखिए. और इन सब में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं होते, सिंपल टर्म्स ही होता है. इसी तरह का शो करना है, या फिर ये वैल्यू आ रहा है ये इसके इक्वल है, तो इक्वेट करने वाला टाइप का रहेगा क्वेश्चन.
फंक्शन तो आसान ही है, इस तरह का डिफरेंशिएशन तो आपने बहुत सारा किया है ना, तो dy बाई dx निकालना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सबका आ चुका होगा। रवि सॉल्व कर रहे हो आप? रवि हो गया मैम। हो गया, क्या प्रूफ हो गया? क्या रिलेशन मिल रहा है? मैम ये Value आ रहा सब है। टेजेंट कांस्टेंट आ गया, वो 8bx² बाई 27bx², 27। अच्छा 27 आ गया, ठीक। मतलब क्या एग्जैक्टली 27? 27 मैम कांस्टेंट का वैल्यू क्या आया है? कांस्टेंट का कांस्टेंट वैल्यू हुआ है 8b 8b। 8b बाई 27। हाँ ठीक, यस मैम, बाई 27। ठीक तब तो बन गया। और किसी का नहीं? मैम ये सब क्वेश्चन पीछे क्लास में हो चुका था। अच्छा हम लोगों ने किया है। यस मैम। तब तो फिर टेंशन नहीं है, बना सकते हैं, एसिम्प्टोट फिर पढ़ते हैं। चलो एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें हम एसिम्प्टोट पढ़ते हैं, ठीक है। और एसिम्प्टोट वो जो आप अभी पढ़ रहे थे टैंजेंट, उसी टैंजेंट का कहीं ना कहीं एक एक्सटेंशन है। जैसे देखो एसिम्प्टोट को डिफाइन किया जाता है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन which touches the curve y is equal to fx, ठीक है, at infinity। अब इस केस में बता क्या रहा है, हमारे पास एक कर्व है, कोई भी कर्व हो सकता है, वो कर्व जैसे एक बहुत कॉमनली यूज कर्व है नॉर्मल कर्व, और इसमें होता क्या है, ये जो कर्व है ये इस स्ट्रेट लाइन जो एक्स एक्सिस है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस को ये कर्व टच करेगा, बट उस किस पॉइंट पे टच करेगा नहीं पता। इन्फिनिटी वो पॉइंट है जहां वो टच करेगा, या फिर माइनस इन्फिनिटी वो पॉइंट है जहां वो टच करेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या बोलते हैं, जब एसिम्प्टोट को डिफाइन करते हैं तो एसिम्प्टोट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि कर्व को टच करता है एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे वो कर्व को टच करेगा, ये वो पॉइंट है। अब देखो इंफिनिटी कोई नंबर है जहाँ पे वो टच करेगा हम बता नहीं सकते, क्योंकि नंबर कोई पर्टिकुलर नंबर है नहीं इनफाइनाइट जहाँ पे वो टच करेगा और आप बता दीजिए कि ये पर्टिकुलर पॉइंट है और यहाँ टच करने वाला है वो। तो एसिम्प्टोट ऐसा होता है कि प्रैक्टिकली ये कभी टच नहीं करता, बट ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि एसिम्प्टोट वो लाइन है जिसको कर्व कहीं ना कहीं एट इनफाइनाइट पॉइंट पे टच करने वाला है, इसी टर्म को हम एसिम्प्टोट बोलते हैं। और जहां वो टच करेगा वो कहीं ना कहीं टेंजेंट फॉर्म करेगा, स्ट्रेट लाइन होगा हमारा, तो इसी पे बेस्ड है आपका एसिम्प्टोट। और इस केस में हाँ ये एसिम्प्टोट सिंपली एक लाइन में ये देखो, और ये लंबा चौड़ा डेफिनेशन दिया है, बट एसिम्प्टोट को आप सबसे अगर समझना चाहते हैं तो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन है जो टच करता है इस कर्व को एट इनफाइनाइट। अब आपको वो पॉइंट
वो लाइन ढूंढना है, वो स्ट्रेट लाइन ढूंढना है जिसको हम एसिम्प्टोट कह रहे हैं, वो स्ट्रेट लाइन ढूंढना है। वो कैसे ढूंढने वाले हैं, तो उसका वर्किंग रूल है, जैसे कभी भी आपको किसी फंक्शन का एसिम्प्टोट, किसी भी कर्व का एसिम्प्टोट ढूंढने बोला जा सकता है, तो अब एसिम्प्टोट निकालोगे किसी कर्व का, तो मान लो ये हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, जैसे हमारा भी फंक्शन मिला हुआ था वैसे भी ये फंक्शन है, और फंक्शन इज इक्वल टू 0 से हम इक्वेट करेंगे। जैसे सर्कल का इक्वेशन दिया रहता है तो दैट इज इक्वल टू 0, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है तो वो भी इक्वल टू 0। एक कर्व है, और वो जो कर्व है दैट इज ऑफ nth डिग्री। nth डिग्री मींस पावर 1 2 3 4 पावर n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 से लेके n टर्म तक। तो n डिग्री के कर्व को हम ऐसे लिखेंगे, इज इक्वल टू 0 से इक्वेट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे क्या कर रहे हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये वैल्यू आपको पता है दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये वैल्यू हमें पुट करना है इनटू दिस फंक्शन, जो आपने फंक्शन लिया था कर्व का, उस फंक्शन में y इज इक्वल टू mx प्लस c पुट कर दो। जहां भी y है वहां पे mx प्लस c पुट कर दो। उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि y कन्वर्ट हो गया x में और c में और m में, तो जो भी अब फंक्शन मिलेगा x के टर्म में मिलेगा, x का पावर होगा, y का पावर अगर इस फंक्शन में कुछ क्यूब स्क्वायर कुछ टर्म होता उसी तरह वो कन्वर्ट हो जाएगा x के पावर में। तो इस तरह उसी को सिंप्लीफाई कर देना है, और सिंप्लीफाई करके ऐसा करना है सारे x का पावर कुछ भी टर्म हो उसके कोएफिशिएंट को, उसके पावर को एक रखना है। जैसे मान लीजिए x क्यूब अगर वैल्यू है तो x क्यूब के सारे कोएफिशिएंट को एक साथ रख लो, दूसरा x स्क्वायर के सारे कोएफिशिएंट को एक साथ, x टू द पावर 1 जो होगा उसका सारा वैल्यू x का कोएफिशिएंट सारा एक साथ, तो ये करना है। तो ऐसे करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, सारे nth कोएफिशिएंट वाले, जैसे पावर 3 था तो क्यूब का जो भी कोएफिशिएंट है उसको 0 से इक्वेट कर देना है। ठीक है, पहले स्टेप में 0 रखना है, सेकंड में आपको y इक्वल टू mx प्लस c करना है, इसको सिंप्लीफाई करके सारा पावर को ब्रेक कर देना है, और ब्रेक करके जो भी हाईएस्ट पावर है उसका सारा पावर, जितने भी पावर्स हैं उसके सारे पावर्स को सेम कोएफिशिएंट एक साथ कर दीजिए और पावर सिमिलर कर दीजिए। जब ये करेंगे उसके इक्वल टू 0 इक्वेट कर दीजिए जो भी कोएफिशिएंट हो। जब कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा तो वहां से कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, और वो वैल्यू m का मिलेगा, क्योंकि आप उसमें m टर्म तो इन्वॉल्व होगा ही, आपने mx लिखा है तो जहां जहां x होगा वहां वहां m टर्म इन्वॉल्व हो जाएगा, तो जहां जहां y होगा वहां वहां m टर्म इन्वॉल्व हो जाएगा, तो वो आपका m टर्म मिलेगा। m सॉल्व करके ले आओ, m जो सॉल्व करके लाओगे m का वैल्यू उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखोगे और m का वैल्यू इक्वेट करके 0 और इससे m का वैल्यू मिल जाएगा। m का वैल्यू 0 करने के बाद आपने x टू द पावर n वाले के साथ ये फंक्शन किया, एग्जैक्टली यही काम आपको x टू द पावर n माइनस 1 के लिए करना है। तो यहाँ से आपको एक वैल्यू c का मिलेगा, क्योंकि c टर्म भी इन्वॉल्व है, mx प्लस c आप पुट कर रहे थे तो c का भी कोएफिशिएंट कुछ आएगा, y का जो पावर रहा होगा उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ से आपको c का वैल्यू मिलेगा। कुछ वैल्यू m का मिला, कुछ वैल्यू c का मिला, और c का वैल्यू m का वैल्यू पुट करने के बाद आएगा। ऐसा करने के बाद आपको हर m के लिए मान लो m1 वैल्यू आया तो c1 वैल्यू मिलेगा, m2 वैल्यू आया तो c2 वैल्यू मिला। इस तरह से इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगा लाइक दिस, जहां y इक्वल टू m1 x प्लस c m2 x प्लस c, इसी तरह जितने m की वैल्यू उतने c की वैल्यू, ये सारा एसिम्प्टोट हो जाएगा हमारे कर्व का। अब इसको ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली हम लोग कर रहे हैं और फिर कंपेयर करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक कर्व है, क्वेश्चन में दिया है फाइंड द एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व, कर्व गिवन है, यहाँ पे ये प्लस था, ठीक है, ध्यान में रखना ये हमारा कर्व है। अब इस कर्व में आपको करना क्या है, दिस इज इक्वल टू 0 पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में पुट y इज इक्वल टू mx,
प्लस सी, यहाँ y है mx प्लस सी रखो, यहाँ y स्क्वायर है mx प्लस सी रखो, y क्यूब है mx प्लस सी। देखो मैंने यहाँ कर भी दिया है। जहाँ जहाँ y है, यहाँ y है mx प्लस सी, y स्क्वायर है mx प्लस सी, y क्यूब है mx प्लस सी, यहाँ पे y है mx प्लस सी, तो सारे वैल्यू पे mx प्लस सी रखते। इसके बाद क्या किया, x क्यूब ब्रेक कर लो, सारे वैल्यूज को, स्क्वायर है तो ब्रेक कर लो, क्यूब है तो ब्रेक कर लो। ब्रेक करने के बाद क्या करना है, x क्यूब यहाँ है, x क्यूब यहाँ है, x क्यूब यहाँ भी है, ये x मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी एक x क्यूब आ जाएगा। तो सारे x क्यूब के कोएफिशिएंट को, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है प्लस 2m, यहाँ x का कोएफिशिएंट x क्यूब का m स्क्वायर है माइनस m स्क्वायर, इसी तरह यहाँ है। तो सारे वैल्यूज को हम यहाँ एक जगह कर दे रहे हैं, x क्यूब का जितना भी कोएफिशिएंट है उसको एक जगह कर दिया। सिमिलरली x स्क्वायर यहाँ है, तो यहाँ तो स्क्वायर नहीं क्यूब हो जाएगा बिकॉज ये मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखो स्क्वायर कहाँ आ रहा है, इस टर्म में स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 2c, ठीक है, ये 2c हुआ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। यहाँ देखो x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 2mcx, ये वाला टर्म। फिर यहाँ देखो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट m स्क्वायर, यहाँ 6, 3 इंटू m ये वाला है, 3 से मल्टीप्लाई होगा 2, तो चूंकि ब्रैकेट के बाहर है तो 6m स्क्वायर प्लस 3, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस m, यहाँ मैंने बताया था प्लस है, एंड दिस इज माइनस m स्क्वायर। तो सारे कोएफिशिएंट को हम एक साथ करते हैं। इससे ज्यादा x के कोएफिशिएंट को भी हम यहाँ कर सकते थे अरेंज, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है इस क्वेश्चन में, इसलिए हम लोगों ने नहीं किया है। चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। अब क्या करना है, इसका जो कोएफिशिएंट है x क्यूब के कोएफिशिएंट को 0 रख दो, मतलब दिस टर्म इज इक्वल टू 0। अब 0 से इक्वेट करोगे तो क्या होगा, दिस होल टर्म इज इक्वल टू 0। अब ये पूरा टर्म 0 है, अब इसको इक्वेट करो इसी तरह। तो सेकंड वाले में x(-1) वाले में भी हम लोगों ने 0 से इक्वेट कर दिया, जैसे इस वाले में शुरू ये 2c माइनस 2mc प्लस माइनस 6m स्क्वायर c माइनस m स्क्वायर। तो इसको भी हमने इक्वेट कर दिया, मतलब इसका वैल्यू को 0 से इक्वेट कर दिया। अब इस वैल्यू को, इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करो। सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2m माइनस m स्क्वायर माइनस 2m क्यूब, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से 1 प्लस 2m, m स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लिया, 1 प्लस 2m, यहाँ से हमें वैल्यू मिल गया है 1 प्लस 2m, 1 माइनस m स्क्वायर, यहाँ से इन दोनों में से कॉमन ले लिया 1 प्लस 2m, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म देख रहे होंगे आप सेम है, तो 1 प्लस 2m कॉमन ले लिया, 1 माइनस m स्क्वायर ये बच गया। 1 माइनस m को आप लिख सकते हैं 1 माइनस m स्क्वायर को 1 माइनस m एंड 1 प्लस m। तो यहाँ से m का 2 वैल्यू मिला है हमें। व्हाट इज दैट, सॉरी 3 वैल्यूज मिला है ना। वो 3 वैल्यूज क्या है, -1/2, 1 एंड -1। ये m के वैल्यूज हुए। और इसमें हम लोगों ने स्टेप देखो, जो स्टेप लिखा था स्टेप याद रखिएगा तो आराम से बन जाएगा। पहला 0 से इक्वेट करना है, दूसरे में y mx प्लस c जाना है, थर्ड में सारे पावर्स के कोएफिशिएंट को 0 से इक्वेट करना है। इससे एक फंक्शन बनेगा जिसे हम phi n n फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर ऐसे सिंपली इक्वेशन के फॉर्म में से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको 0 से इक्वेट करो, सॉल्व करोगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ m। और वो जो m मिलेगा, एक वैल्यू भी मिल सकता है, इससे ज्यादा वैल्यू भी मिल सकता है। जैसे इस केस में हमारा 3 वैल्यू मिला है, m1 m2 m3। ये m के वैल्यूज यहाँ तक तो हम कर दिए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, तो m का वैल्यू कहाँ मिला था, जब x टू द पावर n का कोएफिशिएंट आपने 0 किया तो m का वैल्यू मिला। नेक्स्ट स्टेप पे क्या कर रहे हैं, यहाँ देख लीजिए हम लोगों ने क्या किया है, x टू द पावर 3 वाले को जब लिखा तब हमें m का वैल्यू मिला है, और x स्क्वायर वाले को जब करेंगे तो वहां से c का वैल्यू मिलेगा। जैसे देखो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये था,
अब यहाँ देख रहे होंगे सब में आपको सी टर्म दिख रहा है, एम टर्म दिख रहा है, और जहां भी सी है सब एम है। एक बार देख लीजिए ये जो टर्म है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एम वाला सारा टर्म उधर कर दिए, इन सब में से कॉमन सी है, सी कॉमन ले लिए, इतना कर दिया। अब ये जो रिलेशन आया है सी इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एम डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2m माइनस 6m स्क्वायर, ये जो रिलेशन है वो देखो कंप्लीटली कांस्टेंट और m पे डिपेंडेंट है। अब यहाँ से m का जैसे जैसे आप वैल्यू रखेंगे, जो वैल्यू रखेंगे वो सी मिल जाएगा। तो जैसे मान लो हमारे कोई केस में ये m का ये 3 वैल्यू आया है, इन तीनों वैल्यू को बारी बारी से आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो 3 सी मिल जाएगा, C1 C2 C3। अब यहाँ से देखो जो स्टेप हमारा था, तीनों जब मिलेगा फिर हमारे पास M1 C1 x तो कांस्टेंट ही है, तो एक इक्वेशन का एसिम्प्टोट ये मिलेगा, दूसरा एसिम्प्टोट ये हो जाएगा, थर्ड एसिम्प्टोट इसी तरह हमें कंटिन्यू मिल जाएगा। अब यहाँ से हम लोग m का वैल्यू पुट करते हैं, देन कोएफिशिएंट निकालते हैं। चलो m का वैल्यू 1 रखें, तो c का वैल्यू क्या आ रहा है, m स्क्वायर माइनस m था, तो m का स्क्वायर माइनस m मींस देख लीजिए ये m स्क्वायर माइनस m 2 माइनस 2m माइनस 6m, तो यही वैल्यू रखना है। 1 का स्क्वायर माइनस 1 पता है 0 हो गया, डिनोमिनेटर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, न्यूमरेटर 0 आ गया मतलब 0। नेक्स्ट में m स्क्वायर है माइनस m, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये अगर देखोगे तो 2 प्लस ये पॉजिटिव 4 नेगेटिव 4 माइनस 2 प्लस 2 ऊपर है माइनस 1 आ जाएगा c का वैल्यू। सिमिलरली m का वैल्यू ये जब होगा तो -1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2, और ये 2 आपका 2 हमारा 2 कांस्टेंट था, प्लस 1/2 m वाला टर्म था एंड 6 टाइम्स m स्क्वायर था। तो सारे वैल्यूज को यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो, तो जब सिंप्लीफिकेशन के बाद का रिजल्ट आता है दैट इज 1/2। c का वैल्यू जब m -1/2 है तो +1/2 है। अब इन सारे इक्वेशन को हम लोग रख लेते हैं वैल्यू, जैसे देखिए y इज इक्वल टू mx प्लस c पे हमें रखना है, m का वैल्यू पहला था 1, तो y इज इक्वल और c का वैल्यू 0, m का कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट 1 हो गया, सो y इज इक्वल टू x, y माइनस x इज इक्वल टू 0। ये पहला एसिम्प्टोट है उस कर्व का। दूसरा है m का वैल्यू जब आप -1 ले रहे थे तो x का वैल्यू भी -1 सॉरी c का वैल्यू भी -1 आ रहा था, तो -x -1 हो रहा है y इज इक्वल टू, अपोजिट साइड लेके चले जाओ, y माइनस तो लिख सकते हो y प्लस x प्लस 1, सेकेंड एसिम्प्टोट हो गया। इसी तरह थर्ड एसिम्प्टोट -12 जब आप m का वैल्यू लिखते हैं देन प्लस आप c का वैल्यू आता है, इसको सॉल्व कर लिया तो ये रिजल्ट आ गया। सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन, ठीक है, और ये किसका इक्वेशन मिला है, थर्ड इक्वेशन ऑफ द एसिम्प्टोट। समझ गए? बताओ यस कोई भी ऐसा स्टेप जो कंफ्यूजिंग हो। मैम 3 नंबर पीडीएफ में जाइएगा तो 3 नंबर पेज में, यस मैम। ठीक है, हाँ बोलो। 2 नंबर में जाएगा मैम, ऊपर ऊपर स्लाइड कीजिएगा ऊपर। बोलो ओके, और ऊपर ठीक है मैम, ठीक है 2 नंबर में जाइएगा, 2 नंबर। पेज नंबर 2। यस मैम। मैम इसमें जो ये 2 इंटू एम क्यू एक्स क्यू ये फॉर्मूला रखा है ना, एम एक्स प्लस सी का होल क्यू का। हाँ वही फॉर्मूला है, mx प्लस c का होल क्यूब जो है a प्लस b का होल क्यूब अप्लाई कर रहे हैं, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये उसी का फॉर्मूला है। ओके मैम। वो ब्रेक करना पड़ेगा हमें,
तभी तो हमें सारा पावर मिलेगा ना एक साथ वाला। मैम ये पीडीएफ आप सेंड नहीं किए हैं, सेंड कर दीजिएगा। पिछले क्लास का इनडिटरमिनेट फॉर्म तक ही पीडीएफ सेंड किया हुआ है। इनडिटरमिनेट फॉर्म के बाद थोड़ा वाला नोट्स कंप्लीट कर होता है। अच्छा, इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स नहीं किया है। ठीक है, कर देते हैं सर। मैम इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम दे दीजिएगा। लिखिए ना कुछ इक्वेशन लिखिए तो। यस मैम। इससे भी एक और तरीका है एसिम्प्टोट फाइंड आउट करने का, तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। उसके थ्रू भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उसके थ्रू थोड़ा ज़्यादा इजीली सॉल्व होगा, कम लेंथी होगा। वैसे ज़रूरी नहीं है कि कम ही लेंथी हो, लेंथी किसी केस में भी हो सकता है। देखिए x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 6xy लिख दूं क्या? x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 6xy इज इक्वल टू 0। इसी तरह लिख सकते हो x स्क्वायर y को हम लिख सकते हैं मैम लिख दीजिए आप उसको। x स्क्वायर पहला था, सॉरी x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 6xy दिस इज इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 नहीं भी है तो आपको 0 करना ही है। नेक्स्ट है x स्क्वायर y प्लस एक्स वाई स्क्वायर। इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब एक्स स्क्वायर वाई is equal to x cube plus x plus is equal to x cube plus x plus y। ठीक है, करके देखना। उसके बाद एक और तरीका है एसिम्प्टोट फाइंड आउट करने का, उसमें थोड़ा इजी हो सकता है क्योंकि y is equal to mx plus p की जगह हम लोग और कोई और रिप्लेसमेंट यूज करते हैं। जैसे इस केस में था ना, आप इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हो बट इक्वेशन का वैल्यू y is equal to mx plus p पुट कर दो तभी सॉल्व करो। लेकिन उस केस में भी वैल्यू को रिप्लेस किया जाएगा, सॉल्यूशन वैसे ही जाना है बट जो रिप्लेसमेंट होगा वो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो सॉल्यूशन आपका जो मेथड है वो थोड़ा डिफरेंट है और वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है। हेलो मैम। ओके, मैम पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा, उस टाइम लिख नहीं पाते हैं, वो फास्ट इतना होता है। पीडीएफ थोड़ा इनडिटरमिनेट फॉर्म तक आप सेंड कर चुके हैं तो उसके बाद का सेंड कर दीजिएगा। ठीक है। इसके बाद वही पढ़े है ना, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन और जो आप ये टेंजेंट सब टेंजेंट वाला यस मैम। क्या सिम्प्टोम अभी ये शुरू किया। ठीक है, हम मिल जाएगा। ओके। ठीक है, करके देखना, ये क्वेश्चन नोट कर लो सब।
हाँ प्रगति क्या हुआ बोलिए।